We already have discussed about uh, textual argument, then intent, then precedent. Now we are discussing about the tradition. अगर हम ट्रेडिशनल की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें जाके ये अमेरिकन पीपल से मिलती है कि अमेरिकन पीपल ने सबसे पहले इस चीज को एज अ सोर्स ऑफ लॉ कंसीडर किया, फिर वहां से हमने जाके फिर वहां से दूसरे जितने भी ममालिक थे उन्होंने इस चीज को अपने कंट्री में इसको अडॉप्ट किया या अलाउ किया। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो ये मोस्टली हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करती है। जो ट्रेडिशनल लॉ है या जो कस्टमरी लॉ है वो मोस्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही डील करने में काम आती है। और अगर इसमें हम थोड़ा मजीद चले जाएं आगे तो ट्रेडिशन जो है वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ या डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ में हमारे पास आते हैं। जिस तरह के मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि आप अपने मोटरसाइकिल का नाम रखें, आप अपने चीज का नाम रखें, तो नाम रखने से मुराद ये है कि आप इस चीज को आप अपनी कीमत बता दें कि आप इसमें इतनी पेमेंट लेना चाहते हैं, तब जाके हम इसके ऊपर बार्गेनिंग करेंगे। और अगर ऐसे के दूसरे तीसरे ऐसी कोई कस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर हम टॉर्सला में कोई केस फाइल कर रहे हैं तो टॉर्सला में फाइल करने से पहले हम ये बात जाहिर करेंगे कि इन्होंने इस मोरालिटी की, इस ट्रेडिशन की या इस लॉ की वायलेशन की है। हाँ, टेक्सचुअल आर्गुमेंट को रिपीट करता हूँ, इसे कंप्लीट कर लेने दे। क्लियर? तो देयर आफ्टर वी हैव लास्ट पोर्शन इज द पॉलिसी बेस्ड आर्ग्यूमेंट। पॉलिसी बेस्ड आर्ग्यूमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बता दूं कि इट इज फॉर द फ्यूचर आर्ग्यूमेंट। इससे पहले जो हमने प्रीवियस 4 डिस्कस किए थे जिसमें अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट भी हमारे प्रीवियस होते हैं, और अगर हम इंटेंट की बात करें वो भी हमारे प्रीवियस होते हैं, और अगर हम थर्ड नंबर पे ट्रेडिशनल की बात करें, इंटेंट की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, प्रिसीजन की बात करें, तो वो हमारे पास्ट हैं कि वो पास्ट में ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हमें फ्यूचर में जाने के लिए अब हम उस चीज को डील करते हैं। वाइल द पॉलिसी बेस्ड आर्ग्यूमेंट क्या होती है कि उसमें हमें फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उस चीज के हवाले से हम जो कुछ भी डिजाइन करते हैं वो हमें कहती हैं कि दीज आर द पॉलिसीज, कि वो पॉलिसीज हमेशा फ्यूचर की बात करते कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जब यूं मुझे कहने दे कि जो पहले हमारे पास 4 हैं वो ये थे कि व्हाट द लॉ इज, लॉ क्या है। और अगर फिफ्थ की बात करें पॉलिसीज की तो वो हमें बताती है कि व्हाट द लॉ ऑट टू बी, कि लॉ को इस अंदाज में होनी चाहिए। राइट? कि अगर हम ये 4-5 चीजों को अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे देन वी विल हैव द लॉजिकल रीजंस। लॉजिकल रीजंस जब हमारे पास लॉजिकल होंगे देन वी विल इजीली कैन लीगली आर्ग्यू द मैटर। राइट? तो जब हम इन सारे चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड करेंगे, इंटेंट को भी अंडरस्टैंड करेंगे, प्रेसिडेंट को भी अंडरस्टैंड करेंगे, ट्रेडिशन को भी, पॉलिसी को भी, देन जो जजेस हैं या जो लॉयर्स हैं वो प्रॉपरली उस मैटर को डील करेंगे और उन्हें पता होगा कि ये माइनर प्रीमिसेस में कौन सा मेजर प्रीमिसेस अप्लाई होगा। सर आज की स्लाइड्स तो शेयर कर दे हमें। ओके। अच्छा, अब आज़ादी का क्वेश्चन है कि टेक्सचुअल आर्गुमेंट को रिपीट करें। टेक्सचुअल आर्गुमेंट की अगर हम सबसे पहले लफ्जी मीनिंग भी देख लें तो वो टेक्स्ट से निकला हुआ है। टेक्स्ट वो है जो रिटन फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, वो टेक्स्ट जो हमारे पास लॉ में अवेलेबल है।
फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेक्स्ट है हमारे पास, या इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं, वो इंस्टीट्यूट है हमारे पास, तो हम उस चीज़ को अगर स्टडी करेंगे तो वो हमारा टेक्स्ट होगा। और अगर उसको हम एज अ सोर्स यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल कि मैं ये कहूँ कि जनाब सेक्शन 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, रिस्पेक्टिव ऑफ दिस, कि आया ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर, राइट। तो ये क्या, ये मैंने एक यूँ समझ लें कि ये मैंने टेक्स्ट से रेफरेंस ली है। और इस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के तीन वो हैं, मेथड होते हैं। एक तो इसकी प्लेन मीनिंग है कि जिस तरह एज इट इज़ उसकी जो मीनिंग है हम उस चीज़ को एज इट इज़ इंटरप्रेट करेंगे, जो मीनिंग हमें नज़र आ रहा है हम उसी का ही मीनिंग लेंगे, विदाउट गोइंग थ्रू इन डिटेल्स आर द डिक्शनरीज। और अगर हम ऐसे नहीं कर रहे तो देयर आफ्टर वी हैव टू कैनॉन्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल एक अगर हमारे पास वर्ड है उसके दो या दो से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, तो हम कौन से मीनिंग को लेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यूं कह लें कि इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स हैं, राइट, कि हम ये करेंगे। और थर्डली हमारे पास आ जाती है कि इंट्रा टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट। वो हम ये करते हैं कि एक लॉ को दूसरे से रिलेट करते हैं। इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले तो हम ये कह रहे हैं कि ऑफेंस की डेफिनेशन में कि जिस बंदे ने भी इस लॉ की वायलेशन की है, चाहे वो एक्ट की है या ओमिशन की है, वो इलीगल हो, तो दैट इज कॉल्ड द ऑफेंस। और अगर ये मेरे ख्याल में सेक्शन 40 है, सेक्शन 40 ऑफ ईपीसी में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। और अगर मैं इस चीज को ये कहूं कि अब जो ऑफेंस है वो 5 साल के बच्चे ने की है, तो उसको जनरल एक्सेप्शन मिलनी चाहिए। तो देयर आफ्टर आई विल रिलाई ऑन द सेक्शन नंबर 82 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड। तो ये क्या है कि मैं उस चीज को इंटरप्रेट तो कर रहा हूं, मगर उसी लॉ में या दूसरे किसी लॉ के टेक्स्ट को ही हिस्सा बना के उस टेक्स्ट से मैं उस चीज की इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। तो इसको हम इंट्राटेक्सुअल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। अब आपका कोई सवाल हो तो आप बेशक पूछ लें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नाउ वी हैव ओनली 2 टॉपिक्स फॉर द डिस्कशन, जो हम इंशाल्लाह कोशिश करके नेक्स्ट वीक में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद हम जनरल डिस्कशन करेंगे, राइट। और वो टॉपिक्स भी आपके इसमें एलएमएस पे अवेलेबल हैं। एक तो द रोल ऑफ मीडिएशन एंड डायलॉग इन द लीगल आर्गुमेंट, एंड द सेकंड वन इज fallacies ऑफ द आर्गुमेंट्स। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम क्लियर कर लेंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज? Yes, we have now what we have discussed. These are the kinds of the legal arguments. तो legal reasoning we already have discussed कि legal reasoning क्या है। legal reasoning ये है कि हम different sources of law से जो चीजें उठा के argue करते हैं उनके ऊपर rely करते हैं, that are the legal reasoning. अगर आपको याद होगा आमिर कि we have discussed about the major premises and the minor premises. While we connect our case with the minor premises, that is called the legal reasoning. चाहे अब उसके फर्दर काइंड्स हैं कि चाहे हम उसको प्रेसिडेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, एनालॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर
टेक्सचुअल आर्गुमेंट के जरिए हम उसे वो रीजन पेश कर रहे हैं, या हम प्रेसिडेंट के जरिए, या इंटेंट के जरिए, या ट्रेडिशन के जरिए, या फिर पॉलिसीज के जरिए, व्हाट द एवर द केस में भी, जब हम माइनर प्रीमिसेस को मेजर प्रीमिसेस के साथ कनेक्ट करेंगे, दैट विल फॉर्म आवर लीगल रीजनिंग। गुलाम मुस्तफा मुर्तजा लांगा, एग्जाम्स का मुझे नहीं पता डियर, सॉरी। सर्टेनली ट्रेडिशन का पता है। देखिए ट्रेडिशन में ये है कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिशन में जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक ट्रेडिशन है या एक वर्ड यूज होता है कि आप अपनी चीज पे नाम रखें। अब नाम रखने से ये मुराद है कि आप अपनी इसकी कीमत जो है वो फिक्स कर लें, राइट। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर हम बात करें कि हमारे पास ये ट्रेडिशन है या ये चलता हुआ आ रहा है कि कोई भी बंदा जो है वो रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलेगा तो शोर शराबा नहीं करेगा, और ये हमारे पास ट्रेडिशन है कि जो भी बंदा जिस इलाके में फॉर एग्जांपल के जो शादी करेगा तो वो एटलीस्ट अपने पड़ोसियों को दावत देगा फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, या मोरलिटी जिसे कहते हैं, मोरल रॉन्ग जिसे कहते हैं वो है। और इसमें हमारे पास मोस्टली जो हमारे पास अवेलेबल राइट्स होते हैं वो टॉर्ट्स में होते हैं, टॉर्ट्स लॉ के तहत, जो कि हमारे पाकिस्तान में इतनी फोकियत नहीं मिलती उसे। या एक और एग्जांपल ले लें कि हमारे पास ये ट्रेडिशन है, एक गवर्नमेंट की ये पॉलिसी तो नहीं कह सकते, ये ट्रेडिशन है कि फॉर एग्जांपल कि अगर बाप को लीज पे दी हुई चीज है, हमने उसके बाप को एक चीज दे दी है और वो अगर मर जाता है और उसका बेटा कंटिन्यू करता है, तो ये ट्रेडिशन है कि अगर वो बेटा उसकी पेमेंट करता जाएगा तो हम उसे वो चीज वापस नहीं लेंगे। तो ये भी एक किस्म का उस बंदे का राइट है कि अगर उसका वालिद साहब का इंतकाल हो गया और वो उस चीज को कंटिन्यू कर रहा है और प्रॉपरली जो गवर्नमेंट ड्यूज हैं वो पे करता आ रहा है, तो ये ट्रेडिशन के तहत उस बंदे का राइट बनता है कि वो उस चीज को कंटिन्यू रखे। आप में से कोई है जो मेरी थोड़ी रहनुमाई कर दे असाइनमेंट के हवाले से, जो आपने असाइनमेंट लिखी है उस हवाले से मैं खुद एक बात में कंफ्यूज हूँ। एनी वॉलंटियर प्लीज। उम्मीद करता हूँ कि उस सवाल से जो है ना सबको सबका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं जरूर अटकेगा। जी सर, तव्हां ॻाल्हि कयो जंहिंखे अचे वरी उहो ॿुधायो। अच्छा, पहला सवाल ये था कि आया जमीन के नीचे 5,000 फुट के नीचे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन एप्लीकेबल हैं या नहीं है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मेरा जी आंसर, माय आंसर इज दैट कि वो जो है ना लॉ ऑफ लैंड नहीं है, वो समंदर के सतह से भी नीचे है। इस वजह से अगर हम बोट की बात कर रहे हैं या हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या नाम है अपना, जो हमारे पास समुद्री जहाज है या वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, वो वो हमारे पास एप्लीकेबल तब होती है कि जब हम सी के सरफेस पे चल रहे होते हैं। ऐसा कोई भी हमारे पास ट्रेडिशन या ऐसी कोई हमारी बिजनेस नहीं है जो हम सी का जो समंदर का जो साइल है या जो अपर लेयर है उससे 5,000 फुट नीचे जाके हम वहां से गुजर रहे होते हैं। इज इट राइट?
जी सर। पर सर इन में हिकिड़ो इशू आहे, तव्हां टेक्निकल इशू आहे हिकिड़ो, त ॾिसो त जेकॾहिं आर्ग्यूमेंट्स जे हवाले सां आर्ग्यूमेंट्स करणा आहिनि जी त उहो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखियल आहे त इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। जी जेकी हाणे जेकी हेड टेरिटरी आहे उहा पाकिस्तान जी आहे, माना एक्सक्लूसिव टेरिटरी आहे। चले ऐं फार ॿी जेकॾहिं लैंड जे तव्हां जेकॾहिं सर तव्हां सरफेस जी ॻाल्हि था कयो त पोइ अर्थ जो जेको सरफेस आहे उन खां मथे बि जेके कॉन्ट्रैक्ट थींदा आहिनि उहे बि वैलिड हूंदा आहिनि। उहे उन्हनि जे लाइ अलॻि ला आहे। जी जेके सर। पंहिंजा एरोप्लेन वगैरह हलन था उन्हनि जे लाइ अलॻि पाण वटि हमारे पास एक लिमिट है कि भाई इतने फिट जमीन से लेकर इतने फिट ऊपर तक जो है वो टेरिटरी आपकी कंसीडर की जाएगी। इससे अगर ऊपर चली गई तो वहां पे ये ला एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर यस सर बिल्कुल तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे, पर हिकिड़ो प्रोविजन किथे असां पढ़ियोसीं, मूंखे एग्जैक्टली यादि न आहे त किथे, त कानून जेको बि ठहंदो आहे त उहे जेके इनहेबिटेंट्स हूंदा आहिनि उहो उन्हनि लाइ एप्लीकेबल हूंदो आहे, इवन पोइ उहे किथे बि रहनि। सपोज जीअं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जेको पाकिस्तान लाइ ठहियल आहे त पाकिस्तान जा जेके बि रेजिडेंट वग़ैरह आहिनि उहो उन्हनि ते लागू थींदो। इवन उहे कहिड़े बि ॿिए मुल्क में वञी करे कॉन्ट्रैक्ट कनि था पर उन्हनि ते जेको कानून लागू थींदो उहो हितां जो थींदो, पाकिस्तान जो, छो त उहे हितां जा रेजिडेंट आहिनि। सही है। एदा तारिक कुछ कहना चाह रही है। जी सर ये मैंने पढ़ा था कि इसकी कोई टेरिटरी नहीं है, क्योंकि ये जो मसला होता है ना ये जनरली नहीं होता, लेकिन जब भी होता है ना तो ये उसी टेरिटरी में आता है जिसकी जो इसमें जो स्टेट होती है ना उसी की टेरिटरी में आता है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफाइड वो नहीं है ट्रीटी। चले मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग 1 मिनट के लिए मेहरबानी करके इस चीज को तस्लीम कर लें कि भाई वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। राइट सर कैसे मान लें हम सर? अब भाई मेरी बात को तस्लीम तो कर ले, मैं आपको कहीं लेके जाना चाह रहा हूँ। जी जी सर जी तव्हां ॻाल्हि कयो। राइट तो मुझे आप बताएं कि अब उन्होंने 3 लोगों को मार दिया, जो 2 बच गए उनको हम सजा कौन से कानून के तहत देंगे? सर जने कानून एप्लीकेबल ना है तो कीअं ॾींदा आहियो सजा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होते एप्लीकेबल ना है। राइट पर जैसे हमने जीअं ॾिसो सर 5000 फीट अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल ना आहे त उते वरी असां जेके क्रिमिनल लॉ आहिनि उहे कीअं एप्लीकेबल हूंदा? तकरीबन 15 से 20 कॉपी ऐसे थे मेरे पास जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, मगर उन्होंने ये नीचे डिस्कस किया है कि जनाब वहाँ पे पाकिस्तान पेनल कोड या सीआरपीसी या कानून शहादत के प्रोविजन वहाँ पे एप्लीकेबल है। जी एदा सर मुझे लगता है कि हम इसमें नेसेसिटी की बुनियाद पे उनको मतलब मर्डर का नहीं देंगे, लेकिन थोड़ी सजा देंगे ताकि आगे लोगों को वो हो कि वो ना करें ये काम। डिटेरेंट पनिशमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को 2 या 4 लोगों ने अच्छे से डिफाइन किया था, आप में से कोई एक नटशेल में बताए कि वो किसकी वेलफेयर के लिए होते हैं। The doctrine of necessity is for the welfare, right? सर जी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी में इहो हुयो त तव्हां जेको आहे सर घणे माना नुक़सान खां बचण जेके लाइ तव्हां हिकिड़ो नंढिड़ो नुक़सान करे सघो था, ठीकु आहे न, पर उन में बि मर्डर जी जेकी आहे उहा इजाज़त कोन्हे कंहिं लॉ में बि, माना जीअं रिटन में लिखियल हुजे त तव्हां कंहिंजो मर्डर करे सघो था। असांजे जेको स्टेटरी लॉ आहिनि उन्हनि में कोन्हे अहिड़ी का प्रोविजन कोन्हे त तव्हां कंहिंजो मर्डर करे छॾियो। even in doctrine of necessity। हा इवन इन डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जेकॾहिं हाणे ॾिसो न त असां वटि आर्ग्यूमेंट्स मां पंहिंजे हुन असाइनमेंट में बि लिखिया त जेकॾहिं नेसेसिटी जे बुनियाद ते असां इहो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट बि कयूं त सुभाणे जेके सर हंगर खे सेटिस्फाई करण जे लाइ चोरियूं कंदा, नंढड़ियूं उहे चोरियूं हूंदियूं आहिनि, पोइ उहे बि असां उन्हनि खे बि माना वैलिड करार ॾियूं
पर इहो वैलिड करार कोन हूंदियूं आहिनि, या जेके ट्रेस पास हूंदो आहे, हाउस ट्रेस पास हूंदो आहे, हाणे जेके बेघर माण्हू आहिनि उन्हनि जो जेकॾहिं पोइ उहे ट्रेस पास कंदा त पोइ उन खे बि नेसेसिटी जे बुनियाद ते तव्हां वैलिड करार ॾियो, त इहो वैलिड करार ॾियण त ला में आहे ई कोन। राइट, ठीकु आहे न। बिल्कुलु। ऐं उन खां अॻिते हलंदासीं त जेकॾहिं इन जे हवाले सां जेको यूरोपियन आहे उन्हनि जूं जेके आहिनि डिबेट्स आहिनि या डिस्कशन आहिनि या रिपोर्ट्स आहिनि उहे आहिनि, पर उन्हनि में बि इहो थियल आहे त उहो हार्डली उनखे एक्सेप्ट ई कोन था कनि, पोइ वधि में वधि उहो जेको आहे जज जी डिस्क्रिशन ते छॾे था लाइनि, त उहो कहिड़ी तरह सां उन जा जेके आर्ग्यूमेंट्स ॾिना आहिनि उन्हनि खे एक्सेप्ट करे थो या नथो करे। बाक़ी अहिड़ी का अञा असां वटि अहिड़ो केस ई कोन थियो आहे जंहिंखे माना जेको मर्डर आहे उहो असां एक्सेप्ट करे छॾियो हुजे नेसेसिटी जे बेसिस ते। ॾिसो जेका जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है, बासित आप अटेंडेंस ले लें 1 सेकंड के लिए। जी सर, उहा त थी वई आहे, मां कुझु चवण बि चाहियां। जी जी। सर असां इहो पिया चवणु चाहियूं त जीअं आमिर ॻाल्हि कई उहा त सही आहे, पर सर इन में सर्कमस्टांसिस बि ॾिठा वेंदा आहिनि न। देखिए बेटा, एक बात याद रखें, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को अगर मैं 2 अल्फाज में बयान करूं तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इज टू प्रिवेंट द ऑफेंस, या यूं कह लें कि वो जिंदगी बचाने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एप्लीकेबल होता है, जिंदगी बचाने के लिए। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिंदगी गंवा रहे हैं, हम लोगों को मार रहे हैं। वहां पे ये है कि आप बचाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए आप कोई भी इलीगल काम कर सकते हैं, मगर वहां पे अगर पहली बात हम देखें, जनरल प्रिंसिपल क्या है, जिंदगी बचाना, और अगर हम यहाँ पे जिंदगी नहीं बचा रहे तो देन दूसरी प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, दूसरा पार्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जिस तरह मैंने कहा आपको, इसी वजह से द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इज दैट कि सबसे पहले आपको ये बताया गया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन अगर एप्लीकेबल हैं तब आप नीचे आके इस केस को डील करेंगे। जब आप ये कहें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है तो बाकी पीपीसी, सीआरपीसी, कानून शहादत, व्हाट्सएवर जो नीचे आ रहे हैं या क्रिमिनल लॉ के जितने भी हमने डिस्कशन किए हैं तो वो सारे एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट। जिस तरह जो हमारी लॉ ऑफ नेसेसिटी है वो ये कहती है कि आप इंसान की जिंदगी बचाने के लिए, अब हम यहाँ पे बचा नहीं रहे, इस वजह से हम दूसरे पोर्शन की तरफ नहीं जा सकते। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी मींस। सर वो जेके मैक्सिम जो है सालू जिस कम सुप्रीम माला इसमें केस लास भी आए डुडले वर्सेस स्टीफन जो ओए ओए ठीक। साइन में नेसेसिटी गाल के इन्होंने पोस्ट सजा कम्यूट किया, पहिरियां 2 साल सजा ॾिना, पोइ 6 महीननि तब्दील कई अथनि, पोइ सर इहे पोइ कीअं कई आहे? 6 महीना सजा ॾिनऊं न, छॾे कोन ॾिनऊं सर डिटेरेंट कनि था न, पोइ असां चऊं था न पहिरियां डिटेरेंट पनिशमेंट एॾो ॾिबसि। सर उन जे लाइ मां अर्ज़ु कंदुसि, पनिशमेंट लाज़मी ॻाल्हि आहे, पनिशमेंट पनिश उन्हनि खे कयो वेंदो, राइट। पनिश डिटेरेंट पनिशमेंट ईंदी हुनखे, असां चऊं था न सर इहो। यस, उन्हनि ते लाइबल त लॻी वियो न, दे आर ऑफेंडर। जस्ट नेसेसिटी जे हिसाब सां ऑफेंस घटि थियो न सर। बाबा घटि थियो उहे त, फॉर एग्जांपल जे करे मां 80 सालनि जो पोड़ो आहियां तॾहिं मूं ते ऑफेंस घटि लॻंदो। फॉर एग्जांपल अगरि मां वोमेन आहियां तॾहिं मूंखे जेका पनिशमेंट ईंदी उहा घटि ईंदी। फॉर एग्जांपल मां हिकु अहिड़ो माण्हू आहियां जंहिंजी इंटायर फैमिली जेका आहे उहा हिकिड़े माण्हू ते रिलाए करे थो, तॾहिं मूं ते सज़ा घटि लॻंदी, पर इन जी इहा माना न आहे जो मूं ऑफेंस कोन कयो आहे। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी में इन शइ खे असांजी जेका है वो यो है जो अगर आप कोई ऑफेंस कर रहे हैं तो वो आपकी वैलिड हो जाएगी, मगर इस सिचुएशन में जो आप केस को बता रहे हैं उसमें उस ऑफेंस को ऑफेंस तस्वुर किया गया है, वो एक अलग चीज है कि जज ने अपने डिस्क्रिशन पावर यूज करते हुए उसको 6 माह कर दिए 2 साल से, मगर उसमें ये बात आप माइंड में रखें कि वहां पे उसको ऑफेंस कंसीडर किया जा रहा है। जी एहदा और अब्दुल कदीर के क्वेश्चन है जी। सर जी सर जी जी अप्लाई नहीं होता नीचे देखिए बेटा, अप्लाई होगा, टेरिटरी के नीचे, अप्लाई होगा, नो डाउट अप्लाई क्योंकि होगा। सर हमने ये
सर क्योंकि हमने कातिल देखा था कि आमतौर पे अगर कोई ऐसा होता है ना तो एक मैक्सिमम अप्लाई होती है साइयोस एस सोलम वाली, जिसका मतलब है कि ओनर ऑफ द लैंड ओन अप टू द हेवंस एंड डाउन टू द बोवेल ऑफ द अर्थ। उसको मैं डिनाई हेलो। नहीं कर रहा कि उससे मैं डिनाई नहीं कह रहा कि एप्लीकेबल नहीं होगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये लिखा कि एप्लीकेबल नहीं है, तो उन्होंने अपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को डिफाइन करते हुए ये लिखा है कि भाई वहां पे पाकिस्तान पेनल कोड या सीआरपीसी या कानून शहादत एप्लीकेबल है। जी अब्दुल कदीर, जल्दी करें, टाइम पूरा होने वाला है। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली बात यह कि आपने एमाइकस क्यूरी अपॉइंट किया था, तो एमाइकस क्यूरी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो जैसे केस को डील करे, ठीक है। यस। नंबर पहली बात ये, ठीक है सर। और उसके पास ऑप्शन भी होता है अगर वो किसी इशू के ऊपर अपनी राय नहीं कायम करना चाहता तो वो ऐसा कर सकता है, ये उसके रूल में भी आता है। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली आपको बात यह कि मैं भी एमाइकस क्यूरी अपॉइंट